तो गाइस स्लेजिंग करने के बाद इस नदी के किनारे आ गए हैं। यहाँ से ग्लेशियर काफ़ी ऊपर है और ऊपर से पिघलता है पानी। खैर अभी चलते हैं और रास्ते में थोड़े थोड़े सीनरी हम आपको दिखाएंगे। खैर अब निकलने का टाइम हो गया। टाइम हो रहा है, क्या है, 1:30 बज गए और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ओके, ये पहाड़ है बहुत ही खूबसूरत। और जैसा कि मैंने अब आपको बताया था कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर पिघलता है, बहुत ऊपर से है। उस पॉइंट पे तो अभी जा नहीं पाएंगे, हो सकता है इन फ्यूचर कभी आना हुआ तो जाएंगे पूरा ऊपर तक। अच्छा, मैंने नदी का नाम नहीं पता किया, मैं अभी पता करके बताता हूँ। ये वही सिंध है। एक लोग ने बताया, एक जन ने बताया कि ये सिंध नदी है। ये वही सिंध नदी है। जब हम कांगन से आ रहे थे तो रास्ते में हमें दिखी थी। इसको सिंध नदी बोलते हैं। और फिलहाल पूरा ब्राइट सनलाइट है अभी तो। खैर बाकी लोग तो घोड़े खच्चर से आ रहे हैं, मैं ही एक अकेला बंदा हूँ जो पैदल जा रहा हूँ। उसके भी अलग ही मज़े हैं। खैर बेहद ही खूबसूरत पहाड़ है। इधर वाले भी आपको दिखते होंगे, ये पीछे। इसमें बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ है लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो उन पेड़ों के बीच में है, तो पेड़ होने की वजह से वो बर्फ़ साफ़ नहीं दिखती है। बाकी ऊपर ग्लेशियर है, उस साइड में बहुत ही ज़्यादा सनलाइट है, इस वजह से क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। लेकिन आई थिंक इसी सेम पहाड़ से ही ये नदी निकलती है। और अभी जाएंगे श्रीनगर और कल हम वापस जा रहे हैं अपने यूपी। कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों से यहाँ पे भी बातचीत की तो पता चला काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है इधर और हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं कि 370 हटने से कश्मीरी काफ़ी नाराज़ है, लेकिन जो ऑन द रिलीजन बेसिस पे ज़्यादा वो नहीं करते, जिनके लिए जो काफ़ी गरीब हैं उनके लिए 370 हटाना काफ़ी ही वो है, यूज़फुल है। क्योंकि बता रहे थे कि यहाँ पे कंपनीज़ नहीं आती हैं। अब 370 हटने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कंपनीज़ आ रही हैं, तो होपफुली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के और रास्ते खुलेंगे। और जो भी ऐसे दिखाया जाता है ना कि कश्मीरी 370 नहीं लाइक करते हैं, अंदर से वो लाइक करते हैं, बस सामने खुल के बोलने से डरते हैं। क्योंकि काफ़ी रिलीजियस पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पे, जो जो 370 को यहाँ लोकली सपोर्ट करेगा उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ मैं आपको तो। खैर काफ़ी इशूज़ हैं कश्मीर में, लेकिन जितने इशूज़ हैं उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत ये स्टेट है। और अभी हम जाएंगे वापस रोड की तरफ और वहाँ से कांगन के लिए हमें सुमो मिल जाएगी जो कि 120 फेयर है। वापस आते टाइम भी हमने 120 दिया था। आई डोंट नो माइक की आवाज़ आ रही है कि नहीं, मैंने अभी एक भी बार वीडियो चेक नहीं किया कि माइक की आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ होता हूँ और ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि इतना सारा चीज़ मैंने बोल दिया कश्मीर के इशूज़ पे, उसके बाद फिर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती तो बहुत बेकार लगता है कि यार इतना सब कुछ बोल दिया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, लेकिन और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं चेक करके आपसे मिलता हूँ। खैर अभी चलते हैं हम लोग वापस, काफ़ी सनलाइट है।
आपको तो पीछे से ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा और चेहरा तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं इधर घूमूंगा तो फिर शायद आपको दिखे, क्योंकि इधर तो बैक साइड में सनलाइट है तो दिखना मुश्किल हो जाता है। खैर अभी मेरे को लगता है 20 मिनट और लगेंगे रोड तक पहुंचने में। और वो सामने वाले पहाड़ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 1 मिनट, हाँ ये वाले, तो ये वाले अपने होटल से भी दिख रहे थे, काफ़ी ऊंचे हैं। मेरे को लगता है इस एरिया में सबसे ऊंचा पहाड़ वही है। और आते मैंने एक टूरिस्ट गाइड से पूछा था कि वहाँ पे लोग ट्रैकिंग नहीं करते क्या, तो उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग तो नहीं है अभी वहाँ पे, लेकिन लोकल लोग जाते हैं। खैर वहाँ भी ट्रैकिंग चालू हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है इस साइड की, तो फिसलन ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो लोग जो आते हैं टूरिस्ट, मैक्सिमम लोग खच्चर पे आ रहे हैं। और मुझे लगता है खच्चर पे जाने के 500 से 600 रुपये लगते हैं, जो मैंने बचा लिए। ये छोटी छोटी बचत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी उतना हार्ड हाइक नहीं था ये, बहुत ही इजी हाइक था, लेकिन ये घोड़े वाले काफ़ी परेशान करते हैं लोगों को। एक बार 2 बार 10 बार पूछेंगे कि चले जाओ चले जाओ, तो नॉर्मली लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। और वो जो स्लेजिंग वाला बंदा याद है आपको, अभी मिला था, उसने बोला स्लेजिंग के 150 लगेंगे। मेरे पास 200 के नोट थे। जब स्लेजिंग कंप्लीट हो गई तो मैंने उसे पैसे दिए, तो उसने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो मुझे लगा यार बड़ा अजीब है, तो फिर 20 रुपये छुट्टे थे उसके पास, वो दिए। मैंने कहा यार 30 रुपये नहीं दोगे क्या? मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं देना चाह रहा था, जबकि ऊपर मैंने उससे पूछा था, मैंने कंफर्म किया था कि आप 150 ही तो लोगे ना, आगे जाके ज़्यादा नहीं लोगे। कहीं ना कहीं हल्का हल्का हिंट लग रहा था मुझे कि वो बंदा पैसा मांगेगा मुझसे ज़्यादा। फिर भी मैं चला गया। खैर उतना भी बुरा नहीं था। मेरे को लगता है 3 से 4 सेकंड के लिए थ्रिल 3 से 4 सेकंड के लिए थ्रिल आया, लेकिन उतनी ऊंचाई पे लेके नहीं गया वो। तो 150 रुपये पूरे वर्थ इट नहीं है उसके लिए, लेकिन खैर अब कर लिया। हाँ, जब तक आप मिस्टेक नहीं करते हो, जब तक आप कुछ नया नहीं खोजते हो, फिर नया सीखने को भी नहीं मिलता है। खैर काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि सुबह जब मैं आ रहा था एक बंदा भी नहीं दिख रहा था इधर। ज़्यादातर टूरिस्ट 12 से 1-2 के बीच में आते हैं। जैसा कि एक जगह मैं बैठा था, चाय पी रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम टूरिस्ट 2 बजे के बाद आसपास आते हैं और 4 बजे वापस लौट जाते हैं। क्योंकि कल शाम को भी हम सोनमर्ग में रुके थे, लेकिन टूरिस्ट उतने नहीं थे लोकली, सब लोग वापस श्रीनगर चले जाते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आगे जाके रेस्ट करूँगा, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। सो गाइस 15-20 मिनट से चले ही जा रहे हैं, और पीछे जो पहाड़ है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैमरे के एंगल से जो सन का एंगल है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कैमरे में सही नहीं दिख रहा। लेकिन भाई साहब जो सामने से देखने में मज़े है ना, सामने से मुझे दिख रहे हैं, और जो बर्फ़ जब चमक रही है ना, ऐसा लगता है। अच्छा हाँ, सोनमर्ग ऐसे ही नाम नहीं पड़ेगा इसका, जब बर्फ़ चमक जाती है तो पूरी पीली पीली हो जाती है, इसीलिए इस जगह का नाम है सोनमर्ग। और मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की, 1 मिनट। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आ रही है सीधे कैमरे पे, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज़ मैं पक्का दिखा देता। अब कैमरे गियर भी उतने सही नहीं है मेरे कि अभी मैं आपको दिखा सकूं। इन फ्यूचर अच्छे कैमरे लेने का प्लान है। ओके, अभी ये रास्ता किधर जाता है? अच्छा,
यहाँ पे तो हम आए थे, हम टेढ़े रास्ते से आए थे पूरा उधर। ओके, कैंपिंग एरिया भी है, पूरा डेडिकेटेड कैंपिंग एरिया इधर गवर्नमेंट का, वहाँ पे कोई आपको मना भी नहीं कर सकता, तो वो काफ़ी सही है अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं यहाँ पे तो। खैर अभी जल्दी जल्दी श्रीनगर जाना है, क्योंकि कल की ट्रेन से जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं रुकना तो चाहता हूँ लेकिन जो टाइम है बहुत कम है, क्योंकि 7 तारीख को मेरे घर पे मेरे एक भैया की शादी है और मैं चाहता हूँ कि 3 या 4 को मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूँ चूँकि, तो RT-PCR टेस्ट भी कराना है मेरे को कोविड का, ताकि फैमिली को कोई ख़तरा ना रहे, और शादी भी अटेंड करनी है। तो बाई एनी चांस अगर मेरा कोविड पॉजिटिव हो गया तो बहुत सारे लोगों को मैं कोविड दे दूँगा, इसीलिए एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं घर पे बिना कोविड का मैंने रैपिड कराया था, लेकिन रैपिड में नेगेटिव आया था, उसके 2-3 दिन बाद ही मैं पॉजिटिव हो गया था। तो इस वजह से खैर मैं अवॉइड कर रहा हूँ जल्दी लेट जाना, और RT-PCR के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा। तो यही सीन है, अभी बर्फ़ बहुत चमक रही है, तो सनग्लासेस मस्ट है इधर, क्योंकि अगर आप बर्फ़ को भी कुछ देर ध्यान से देखो ना तो आपकी आंखें वो अजीब सी हो जाती हैं, तो आराम से देख के ही जाना पड़ता है। शायद हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ अब एक भी खच्चर वाला नहीं दिख रहा, क्या पता रोड पे जाए या नहीं जाए, जो मेन रोड है जो जाती है कांगन और श्रीनगर को। और ये प्लेस जो सोनमर्ग है चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है, आपको 1% भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं दिखेगा जहाँ पे पहाड़ नहीं हो, और उनके ठीक बीचों बीच में ये वैली है। वैली तो शायद 2 पहाड़ के बीच में कहते हैं, ये ओपन स्पेस है। ठीक वैसे ही श्रीनगर भी है, पहाड़ों से घिरा है, लेकिन पहाड़ बहुत दूर दूर हैं, यहाँ पे बहुत नज़दीक हैं टाउन से। और चारों तरफ से जो पहाड़ में जो डल लेक में पानी है, वो चारों तरफ से जो पहाड़ की पानी है वो जब नीचे आते हैं तो एक जगह बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वैसे ही डल लेक वो हुआ, क्या बोलते हैं, बना है डल लेक। और खैर अभी मेरा जो फ़ोन का स्टोरेज है बहुत ज़्यादा भर रहा है, और मेरे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तभी मैं कैमरा ऑन करूँगा अब। तो एक लास्ट 360 आप देख लो पहाड़ों को, कुछ इधर है, ये तो हाँ कुछ इधर भी हैं, और सबसे ज़्यादा पहाड़ इस तरफ है मेरे पीछे, ये इस तरफ, लेकिन इधर सन बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं फिर। सो गाइस कांगन पहुंच गए हम लोग, और यहाँ तक के चार्जेस लगे हैं 120 रुपये फेयर, और यहाँ से अभी हमें श्रीनगर या फिर सोरा के लिए बस मिल जाएगी। तो अभी उसी तरफ मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ मैं आगे आपको अपडेट कर। सो गाइस टाइम हो रखा है 4 बज रहे हैं, और आधे रास्ते पे पहुँच गए कांगन में, और यहाँ से हमें श्रीनगर या फिर सोरा की बस मिल जाएगी। आधे टाइम फेयर 40 रुपीज़ था, अभी ज़्यादा टाइम देखते हैं कितने रुपए लग जाते हैं। खैर अभी तो भाग रहा हूँ क्योंकि 4 बज गए, 5 बजे अंधेरा हो जाता है इधर, फिर गाड़ी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। ठंड बहुत है भाई।
बस स्टैंड अब आ ही गया है और फुली टाइम पे बस मिल भी जाएगी, क्योंकि अभी हमें कल जम्मू की तरफ भी जाना है। श्रीनगर से अभी जम्मू 7 घंटे लगते हैं। तो इन माई कैलकुलेशन 12 बजे की ट्रेन है कल। अभी देखते हैं। सो गाइस, अभी मैं सोरा पहुंच गया हूं और कांगन से डायरेक्ट नहीं मिली मुझे सोरा की कोई गाड़ी। मुझे गांदरबल नाम की जगह पे जाना पड़ा, जहाँ तक का फेयर 25 रुपये था, और फिर गांदरबल से सोरा 15 रुपये। और अब डल गेट जाएंगे। डल गेट? हाँ, डल गेट नहीं, लाल चौक। ऑटो उधर मिलेगी गाड़ी है ना, उधर ओके। लाल चौक गाड़ी उधर मिलेगी, वो माता गाड़ी। हाँ हाँ यही। ओके। तो अभी देखते हैं लाल चौक के लिए कहाँ से मिल जाएगी। भाई लाल चौक के लिए कहाँ से मिल जाएगी बस, या कुछ और? कहाँ जाना है? लाल चौक ARC जाना है। डल गेट जाना था। डल गेट उधर से, वहाँ से गाड़ी आएगी। हाँ। तो आएगी तो इसी रोड में ना? नहीं हाँ, उस रोड से। उस रोड जाएगी। ओके। तो यही मैं बोल रहा था कि गांदरबल तक मुझे 25 रुपये लगे और गांदरबल से सोरा आने में और 15 रुपये, और कंगन तक आने में 120 रुपये तो लगे ही थे। सो गाइस, अभी हम श्रीनगर में आ गए हैं। सोरा से आने में हमें 10 मिनट लगे और फेयर था 15 रुपये। अब यहाँ से हम लोग डल गेट जाएंगे, वहाँ से घाट नंबर 15 और उसके बाद होटल। तो खैर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं इस रोड पे। और हाँ, रास्ते में एक इंसिडेंट हो गया था। मैं जब सोरा में था और डल गेट या फिर लाल चौक के लिए मैं गाड़ी खोज रहा था, तो एक पुलिस वाले भाई साहब ने मुझे रोक लिया। पूछने लगे कि क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो, कहाँ से हो। फिर उन्होंने मेरा मास्क उतरवाया। मास्क उतरवाने के बाद आइडेंटिफिकेशन, जो जितने आईडी कार्ड होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक करी। और उसके बाद वो कहने लगे कि इस एरिया में मत घूमो, ये सेफ़ नहीं है। और मेरे लिए गाड़ी खोज रहे थे वो, फिर मिली नहीं, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पकड़ के जाना, पैदल नहीं जाना, और ज़्यादा देर तक इधर मत घूमो क्योंकि ये एरिया सेफ़ नहीं है। तो पता नहीं अब शायद सेफ़ हो या ना हो। अगर वो कह रहे हैं, लोकल पुलिस ही है, अगर कह ही रहे हैं तो सेफ़ नहीं होगा वो एरिया। और एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। जब मैं कांगन से कैंडरवाल, कांगन से खांदरवाल, कैंडरवाल नहीं, खांदरवाल में आ रहा था, तो उस टाइम पे एक आंटी मिली थी, तो थोड़ी सी बातचीत हो रही थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि कुछ बंदे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर में डर नहीं लगता? तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, इतने अच्छे लोग हैं। तो इसी को लेके थोड़ा सा बातचीत हुआ। उन्होंने बोला कि अकेले घूम रहे हो, कुछ हो जाएगा तो मैंने सिंपली जवाब दिया कि जिस तरह की एनर्जी आप लेके चलोगे उस तरह के बंदे आप अट्रैक्ट करोगे। मैं तो पॉजिटिव एनर्जी लेके चलता हूँ, और बाय द वे अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, उसको भी टैकल करना सीख जाएंगे। तो यही सब सारी बातें हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है बेंगलोर में रहता है,
और वहाँ पे पढ़ाई करता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो सेफ़ महसूस कर रहे हो, लेकिन बाहर कश्मीरी जाते हैं तो उनकी पिटाई होने लगती है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों पे हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा कुछ, हमारे बनारस में, और किसी जगह का मैं नहीं बता सकता हूँ। और इतनी बात हुई उनसे, उसके बाद वो उनका स्टॉप आ गया और वो चली गई। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और इस एरिया से डल स्टार्ट हो जाता है, इस एरिया को बोलते हैं डल गेट। और डल गेट से आगे घाट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 पूरे, पता नहीं, ये तो नहीं पता कितने घाट हैं, लेकिन लाइन से घाट स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ खाऊंगा मैं, क्योंकि सुबह से मैं एक बिस्किट खाया मैंने। 10 रुपए के बिस्किट पे काम चला रहा हूँ और पानी पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया अभी तक। तो अभी जाके कुछ खाने का खोजते हैं, और एटीएम से कुछ पैसे भी उतारने थे, क्योंकि कल हमें जाना है वापस जम्मू। तो हमारे प्रॉपर्टी के जो होस्ट है, मैनेजर है गुलाम भाई, उनके कुछ पैसे बाकी थे 500 के आसपास शिकारा राइड के, तो उनको कैश निकाल के देना है। और कुछ खाने को भी खोजते हैं अभी। तब तक के लिए बने रहिए, क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है मेरे फ़ोन में, और मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। और ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम आपसे आगे, बने रहिए तब तक। ये है डल लेक का एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। रात में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इधर, लाइन से हाउस बोट रहते हैं। और ये जो सुबह मैं बात कर रहा था कल सुबह कि ये लैंप्स जलते हैं तो खूबसूरत लगते हैं। इस पर वॉक करना डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मैं। अभी हम लोग हैं घाट नंबर शायद 3 पे, और 15 पे हमें जाना है। काफ़ी सारी आर्मी भी लगी रहती है इधर। तो ऑल ओवर श्रीनगर ये सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि हर 2 घाट के छोड़ के 2-4 आर्मी वाले लगे रहते हैं। उनकी ड्यूटी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। आप एनी टाइम देखेंगे उन्हें, तो एनी टाइम आपको वहाँ पे आर्मी वाले मिल जाएंगे। खैर, स्टोरेज तो अब फुल हो रहा है। इधर ये हाउस बोट का जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, ज़रा वो देखिए। और ये बगल में रोड है, इस साइड में भी होटल्स हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। 2000 पर नाइट, 1500 पर नाइट के होटल हैं, जो कि मेरे बजट से तो बाहर है। मैं दूसरों का अब नहीं बता सकता। अब चलते हैं आगे। ये गेट नंबर 2। अभी एटीएम खोजते हैं कोई और पैसे निकालते हैं। तो गाइस, पहुंच गए हैं घाट नंबर 15 पे फाइनली। कल हम सुबह में निकले थे यहाँ से, और आज शाम को आ रहे हैं। और खाने का भी ये सीन है, अभी कहीं मैंने वो नहीं किया, डिसाइड नहीं किया। अब मैं यहीं पे घाट नंबर 15 के आसपास में कुछ रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए, सस्ता और भरपेट खाने को मिल जाए, तो वो बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने होटल पे। तो स्टे ट्यून और देखते हैं क्या मिल जाता है खाने को यहाँ। सो गाइस, पहुँच गए अपने होटल में। कुछ खाना वाना खाया और 15 नंबर घाट से भी अपने रूम में आ गया हूँ मैं। और कल हमें निकलना है जम्मू की तरफ। जम्मू से हमारी ट्रेन है, और अभी टाइम है सोने का। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।